नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में आकर अपने अंदर छिपे हिंदुत्व को अभिव्यक्त किया है। पहले देश के प्रशासक ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में सामने नहीं आते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस परंपरा को तोड़ा है। सनातन के गर्व इस महाकुंभ पर्व पर आकर के जिस श्रद्धा भक्ति के अतिरेक से इस सनातन को महाकुंभ पर्व को गौरव देते हुए हमारे बड़े भाई अमित शाह जी ने, जो देश के एक यशस्वी गृह मंत्री होने के साथ साथ जिनके रग रग में हिंदुत्व बसा हुआ है, उन्होंने अपने उस हिंदुत्व को, अपने उस सनातन को सार्वजनिक रूप से भी जो है अभिव्यक्त किया। लोग कतराते थे, अपने आप को हिंदू कहने में शर्म महसूस करते थे और ऐसे सार्वजनिक अनुष्ठानों में देश के प्रशासक, देश के राजा कहो, रूलर कहो, वो सामने नहीं आते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री मोदी जी और परम आदरणीय श्री अमित शाह जी ने उस पूरी कुंठा आत्मग्लानि की परंपरा को तोड़ा है और अपने आप को सनातन धर्म से जो जुड़े हुए हैं उसको गर्व के साथ कहा है कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं ऋषियों का वंशधर हूं, और अपनी आस्था को उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी स्वीकार किया है। यह सनातन का गौरव काल है, अमृत काल है, और यहाँ महाकुंभ में जो अमृत बरस रहा है, जो दैवी शक्तियों का आशीष बरस रहा है, अनुग्रह, उनकी कृपा बरस रही है, उस कृपा से अपने आप को अभिषिंचित किया। सभी श्रद्धेय हमारे आचार्य महामंडलेश्वरों के साथ, सब संतों के साथ गंगा में, जमुना, सरस्वती में संगम में स्नान भी किया, पूजा अर्चना भी की और राष्ट्र के मंगल के लिए और सनातन धर्म हमारा युग धर्म बने इसके लिए प्रार्थना भी की और सब संत महापुरुषों ने उनको अपने आशीषों से अभिषिक्त किया। क्या लाभ, क्या कहना? महाकुंभ ये मात्र एक जल से स्नान ही नहीं है। योग से, ध्यान से, ज्ञान से, भक्ति से, सेवा सुमिरन से, जप से, तप से, आध्यात्मिक अनुष्ठानों से अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण, यही संगम है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का। ये संगम है प्रेम, करुणा और मैत्री का। ये संगम है ऋग यजु साम की जो त्रय विद्या है, और मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रह करके शरीर से, इंद्रियों से, मन से, प्राण से आत्मा को उस परमात्मा के साथ में मिला देना, इसका ये महासंयोग है इस महाकुंभ में। और केवल मात्र स्नान ही नहीं, स्नान करते करते ये संकल्प कि मैं अपने जीवन से कम किसी एक बड़े दोष को त्यागने का संकल्प लेता हूँ और किसी एक बड़े सद्गुण को धारण करने का संकल्प लेता हूँ। इन व्रतों और संकल्पों के साथ हमें कुंभ में स्नान करना चाहिए। अन्यथा तो लोग आते हैं, नहाते हैं और चले जाते हैं। मेला में बहुत झमेला भी है, उस तरफ नजरें मत डालना। कोई चिलम पी रहा है, कोई और कुछ ऐसे कर्तव्य कर रहा है जो हमारी सनातन संस्कृति, हमारी मूल प्रकृति, हमारी शालीनता, हमारी सात्विकता के अनुरूप नहीं है, उधर ध्यान नहीं देना। पूरे संसार में सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों तरह के आपको दृश्य मिलेंगे। आप अपनी ग्राह्यता पर केंद्रित रहना, और जो दृश्य जगत है ये तो 1% में है, अदृश्य अमूर्त जगत तो 99% पूरा एक एक अस्तित्व उससे भरा हुआ है। उन दैवी शक्तियों का एक दिव्य संयोग यहाँ पर सैकड़ों वर्षों के बाद बना है, और उस दैवी संयोग को, उस दैवी संस्पर्श को अनुभव करके उससे स्वयं को आह्लादित, आप्लावित, आशीषित, अनुग्रहित, उपकृत करे तो कुंभ में आने का पूरा लाभ मिलेगा। मौनी अमावस्या में मौन हो करके और अपने अंतरात्मा को परमात्मा से जोड़ करके ध्यान के साथ स्नान करेंगे तो तन, मन, चित्त, चेतना आत्मा निर्मल होगा, प्रारब्ध दोष कटेंगे, जीवन में बहुत विघ्न, बाधाएं, संकट, उन सब से भी मुक्ति मिलेगी और
मन में एक संकल्प धार लें कि हम एक ईश्वर की संतान हैं, हम एक पूर्वजों की संतान है, एक भारत माता की संतान है। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव जो देश में चल रहा है, इससे अपने आप को मुक्त करें। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये जो भाव हैं इनसे ऊपर उठ करके ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहु राजन्यः कृत उरु तदस्य द्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत का तात्पर्य है जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण मस्तिष्क हमारे पास है, जो अन्याय को दूर करे वो भुजाएं क्षत्रिय हमारे पास में, जो अभाव को दूर करे वो हमारा उरु हमारे पास में है, और जो पूरे शरीर को ढोते हैं इस जीवन की पूरी सेवा में तत्पर रहते हैं, ऐसे शूद्र हमारे चरण ही हैं। तो अपने भीतर ही 4 वर्णाश्रम धर्म है, अपने भीतर ही सनातन है, अपने भीतर ही हिंदुत्व है, अपने भीतर ही सारी संस्कृति, सारी प्रकृति, इस पिंड में ही सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म या महात्मा ब्रह्म, यही सनातन का सार है। बाकी जो भी ऊंच नीच भेदभाव जात पात सनातन के नाम पर कर रहा है वो सनातन धर्मी नहीं, वो विधर्मी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस द्वारा बचाव अभियान आज भी जारी है, लगातार जारी है, और अब तक 12 लोगों को बचाया जा चुका है। बुराड़ी इमारत ढहने की घटना को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बहुत बड़ी लापरवाही है। एक नवनिर्मित 4 मंजिला इमारत ढह गई, जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ी चूक है। 4 मंजिल की बनी बनाई बिल्डिंग यूपी के दौरान भरभरा के गिर जाती है, और यहाँ आने पे सिचुएशन जो दिख रहा है कोई सुविधा नहीं है। फिर भी अब इन सारी चीजों पे मैं थोड़ा सा बाद में बात करना चाहता हूँ। जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। प्रयागराज में बुधवार यानी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ 2025 के दूसरे अमृत स्नान से पहले महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ 2025 में अब तक 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पावन स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या से एक दिन पहले यानी आज मंगलवार 28 जनवरी को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने की संभावना है। अब तक 15 करोड़ से अधिक भक्त संगम में डुबकी लगा चुके हैं। आपको बता दें कि 26 जनवरी रविवार की बात करें तो 1 करोड़ 74 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई थी, और सोमवार रात 8 बजे तक 1 करोड़ 55 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। भारी भीड़ की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए महाकुंभ में अफसरों ने बैठक की। महाकुंभ में 26 जनवरी से ही नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। 5 फरवरी तक वाहनों के पास निरस्त कर दिए गए हैं। 5 फरवरी तक वाहनों के जितने भी पास होंगे वो निरस्त कर दिए गए हैं। एम्बुलेंस के अलावा किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रवेश नहीं हो सकता है। प्रयागराज आने वाले लोगों के लिए 7 प्रमुख रूट पर निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन पार्क किए जा सकेंगे। एसएसपी महाकुंभ ने विज्ञप्ति जारी किया जिसमें पूरा रूट और ट्रैफिक प्लान समझाया है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान है और 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान है। इन दिनों भीड़ को देखते हुए रूट डायवर्जन और पार्किंग प्लान लागू कर दिया गया है। एसएसपी महाकुंभ के अनुसार मौनी अमावस्या पर जल, थल और नभ से निगरानी होगी। संगम क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। कोई ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। 1 लाख पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा के जवान भी तैनात रहेंगे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के जवान तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र में 2750 AI बेस्ड सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। 100 VMD स्क्रीन लगाए गए हैं। महाकुंभ को 10 जोन, 25 सेक्टर, 56 थाने और 155 चौकियों में बांटा गया है। 10 BDDS एंटी सप्टॉज की टीम, महिला कमांडो की तैनाती की गई है। संगम नोज पर घुड़सवार तैनात है। 100 गोताखोरों को तैनात किया गया है। सादे वर्दी में पुलिस श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात रहेगी। AI कैमरों से भी वाहन की निगरानी की जा रही है और गहन निगरानी की जा रही है कहा जाए। जौनपुर से आने वाले
श्रद्धालुओं को बता दें कि जौनपुर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें 10 किलोमीटर पैदल चलना होगा। फाफामऊ से आने वालों को 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। वाराणसी की तरफ से आने वाले को 10 से 15 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा। और मिर्ज़ापुर की तरफ से जो लोग आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, उसे 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना होगा। रीवा, बांदा और त्रिकूट से आने वाले श्रद्धालुओं को 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है। कानपुर, कौशाम्बी की तरफ से आने वाले को 5 से 15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। लखनऊ, प्रतापगढ़ की ओर से आने वालों को 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। आपको बता दें कि महाकुंभ में भारी भीड़ है और 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन काफ़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करेंगे और इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है और तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि कुछ व्यवस्थाओं में पूरी कुछ कहीं कुछ व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, लेकिन इतनी अपार भीड़ है कि लोगों में जो उत्साह है, जो उमंग है, जो खुशी है, वो देखते ही बन रहा है। बिहार में अपराध की घटनाओं पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि अपराध हुए हैं तो अपराधियों पर कार्रवाई भी हुई है। कानूनी वज्रपात उन पर होता है। अपराधियों को पता चल रहा होगा कि जब उनका ठंड में जेल में दिमाग ठंडा हो गया होगा। आपराधिक घटना के आधार पर दहशत बना दिया। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े गवाह है क्या? स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है। अपराध बढ़ रहे हैं तो लगता है कि कोरोना काल आ गया कानून का, अब तो कोई घर से निकलता नहीं होगा। अरे अपराध हुए हैं तो अपराधियों पर हमले भी हुए हैं और कानूनी वज्रपात उन पर होता है। जो अपराध करते हैं उन्हीं को पता चल रहा होगा जब जेल के अंदर में इस ठिठुरती ठंडक में दिमाग ठंडा हो गया होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर भी काफी चर्चा है नीरज जी की राजनीति में उनकी एंट्री हो सकती है। अब कौन क्या चर्चा करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये नीतीश कुमार जी के सार्वजनिक जीवन में लोग कहीं न कहीं मौका खोजते रहते हैं। नीतीश कुमार जी चुप रहेंगे तब खबर, बोलेंगे तब खबर, नहीं कुछ मिला तो उनके बेटे को लॉन्च कर दो राजनीति में। वह तो बीटेक किया है और बीआईटी मिश्रा से कोई पैरवी से नहीं बीआईटी मिश्रा गया है और वह अपने जीवन को आध्यात्मिक जीवन के रूप में जीता है। अब तक न इच्छा प्रकट किया है, न उनके पिता ने कभी इच्छा प्रकट की है। लेकिन ये राजनीति का शिगुफा जो है ये जानबूझकर इसलिए दिया जाता है कि बगैर नीतीश कुमार जी के राजनीति में लोगों को भोजन नहीं पचता है। यमुना नदी के पानी को लेकर हरियाणा सरकार पर अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल कोई गतिविधि दिखाए कि आप जहर साफ कर रहे हैं। कौन सा जहर था? उन्होंने कहा कि वे झूठ बोल देते हैं और फिर अरविंद केजरीवाल सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। देखिए, पानी गंदा क्योंकि आपने किया है और कई दिनों से दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। उसके लिए आप इतना बड़ा झूठ बोल दें कि जहर क्योंकि आ रहा था, हम जहर की सफाई कर रहे थे, इस कारण से हम पानी आपको नहीं दे पाए। दिखाइए कोई एक्टिविटी दिखाइए कि आप जहर साफ कर रहे थे। आपको मापदंड बताइए जिसमें आपने जहर चेक किया हो। कौन सा जहर था, क्या जहर था? आपके खुद जल बोर्ड के सीईओ कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है। मतलब आप बिल्कुल सफेद नीरा झूठ बोल देते हैं और फिर भी ये आदमी सड़कों पे घूम रहा है। मैं आपको बताता हूं, कल को कोई आम आदमी अगर अपनी सरकार पर नरसंहार का अगर आरोप लगाएगा तो अगले दिन ही वो जेल में होगा, उसको सड़कों पे घूमने नहीं दिया जाएगा। तभी मैं कह रहा हूं, मुझे आश्चर्य है, ये अराजकता का माहौल है क्या? ये हम किसी जंगल राज में रह रहे हैं क्या? क्यों नहीं हरियाणा सरकार इस पर एक्शन ले रही है? क्यों नहीं दिल्ली पुलिस इस पर एक्शन ले रही है? इलेक्शन कमीशन जो हर छोटी मोटी चीज पर कूद पड़ता था, कहां गई वो आज? मतलब इन संस्थाओं का चुप रहना, मुझे संदेह लग रहा है कि अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी और आप आदमी में या तो कोई गठजोड़ है या दोनों संस्थाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है आम आदमियों में क्या जाए क्या नहीं जाए। पब्लिक पैनिक हो, इन लोगों की राजनीति रोटियां जो है वो आगे सीखनी चाहिए। ऐसा कोई कानूनी प्रावधान है ताकि हरियाणा पुलिस या दिल्ली पुलिस नरसंहार के आरोप पे केजरीवाल को बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि जी। आपका आरोप है
कि इतने बड़े आरोप के बाद या तो दोनों के बीच गठजोड़ है इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है? भाई मेरा ये कि कोई रिएक्शन आया कल हरियाणा सरकार से? कोई बात? कल सीओ जल बोर्ड ने एक पत्र लिखा एलजी साहब को, उसके बाद कुछ न कुछ तो जवाबदेही कुछ तो मांगनी चाहिए। ये क्या मतलब आज चुनाव है नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने ओपनली इतना बड़ा आपको याद है एक बीच में आया था कि जब किसी बदमाश ने स्कूलों पर फोन करके कहा था कि वो बॉम्ब थ्रेट है, गंभीरता से लिया गया था उसको, पुलिस फौरन वहां पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली पुलिस गई, हरियाणा पुलिस गई कि सबूत दीजिए। भाई अगर जहर आया है और एक छटाक भी जहर अगर बह के आ जाता है और एक व्यक्ति भी बीमार पड़ जाता है उसके पानी से, हत्या है, ये मर्डर है, क्यों नहीं पुलिस गई उसके पास कि सबूत दीजिए? एक कॉल पर स्कूल पे जो भी बहुत सीरियस क्राइम है, पूरी दिल्ली पुलिस एक्टिव हो जाती है। और एक इतना बड़ा व्यक्ति जो पूर्व मुख्यमंत्री है, नरसंहार की बात करता है, क्यों नहीं गई पुलिस उसके घर? भाई या तो सबूत दीजिए। और जिस तरह या आप मालूम है उस आदमी पर केस चल रहा है क्योंकि उसने झूठा फोन किया है कि नहीं? आप अगर सरकारी किसी भी स्कूल में बॉम्ब थ्रेट का झूठा फोन करेंगे तो आप पर केस चल रहा है, गिरफ्तारी हो रही है, तो इन पर भी तो होनी चाहिए। ये अगर या तो ये बात सही है कि जहर मिलाया गया, और अगर झूठ है तो जिस तरीके से उन पर केस चल रहा है जिन्होंने बॉम्ब थ्रेट झूठा दिया था, इन पर भी केस चलना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि महाकुंभ आस्था का विषय है। कुंभ पहले भी लगते थे, लेकिन ये बीजेपी का कुंभ नहीं है। उन्होंने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आस्था पर कोई सवाल नहीं था। उन मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने कहा और उन्होंने आस्था पर कोई सवाल नहीं था, ये कहना है मृत्युंजय का। और सनातन धर्म को बीजेपी अपना बनाकर इस पर वोट की राजनीति करती है। उन्होंने कहा इसी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना था। नहीं देखिए, ये तो आस्था का विषय है। महाकुंभ तो पहले भी लगते थे, लोग स्नान करते थे, लेकिन ये बीजेपी का कुंभ नहीं ना है। बीजेपी जिस तरह से कर रही है उसी पर आदरणीय खड़गे जी ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को बुरा लगता है तो हम माफ़ी मांगते हैं। उनका आस्था पर कोई सवाल नहीं था। कुंभ पहले भी लोग स्नान करते थे और आज भी स्नान कर रहे हैं। ये सनातन धर्म बीजेपी का नहीं है। ये बीजेपी ये अपना बना करके इसमें वोट की राजनीति करती है। इसी पर आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि जो गरीबी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोटी कपड़ा मकान है, बेरोजगारी, ये जो मुद्दे हैं ये सरकार के लिए अहम हैं। तो डुबकी तो हम लोग भी लगा रहे हैं, सब लोग लगा रहे हैं, अखिलेश जी ने भी लगाया। तो ये तो आस्था का विषय है, लेकिन बीजेपी धर्म पर सियासत करती है, इसी पर खड़गे जी का निशाना था। अरविंद केजरीवाल के बयान पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि हरियाणा सरकार पर या जिस हरियाणा पर आज ये दोष लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल भूल जाते हैं कि वो उसी हरियाणा की धरती पर पैदा हुए हैं, उसी धरती में ने आपको जन्म दिया है। डरा धमका कर लोगों को भयभीत करके चुनाव नहीं जीते जाते। उन्होंने यमुना को साफ नहीं किया, अरविंद केजरीवाल पर कह रहा है। उन्होंने गंदा पानी दिया। झूठ और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए वे दोष हरियाणा सरकार पर डाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल किस हद तक नीचे गिरकर बात कर सकते हैं, ये उनका चरित्र दिखाता है। जिस हरियाणा सरकार पर या जिस हरियाणा पर ये आप दोष लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भूल जाते हैं कि आप उसी हरियाणा की धरती पर पैदा हुए हो, उसी धरती ने आपको जन्म दिया है, उसी धरती का नमक खा के आप पैदा हुए हो, बड़े हुए हो, तो आज उसी धरती के साथ नमक हरामी करने पे उतरे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें दिल्ली का चुनाव जीतना है। डराकर धमकाकर और लोगों को भयभीत करके चुनाव नहीं जीते जाते अरविंद केजरीवाल। यमुना में सफाई आपने नहीं की, गंदा पानी आपने दिया, लोगों को मारने का काम आपने किया, दिल्ली में हत्याएं आपकी वजह से हुई, जो लोग सड़क पर डूब के मरे। अपने झूठ, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आप डालिए। आज हम ये बात 3 दिन से कह रहे हैं कि अब दिल्ली में डराने का माहौल शुरू होगा, दिल्ली को भयभीत करेंगे, अपने ऊपर हमला भी करवाएगा ये आदमी। अगले 2 दिन में देखिएगा, ये अपने ऊपर हमला भी करवाएगा। तो राजनीतिक रूप से मैंने अपने जीवन में इस स्तर से नीचे गिरते हुए आदमी कभी नहीं देखा। तो अरविंद केजरीवाल का जो चरित्र है वो अरविंद केजरीवाल को मुबारक हो। जी सर, ये भी बताया जा
बीजेपी का एक डेलीगेशन, एक मतलब इम्पोर्टेंट डेलीगेशन जो है इलेक्शन कमीशन जाएगा कंप्लेन करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से लेवल ऑफ कैंपेनिंग या लेवल ऑफ वर्ड ऑफ वॉर गिरता जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। करना ही पड़ेगा जी, आपको कहीं तो सीमा बांधनी पड़ेगी ना। आप आज पूरी दिल्ली को डरा रहे हो। मुझे तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी पे बैन कर देना चाहिए। ये आदमी ये चुनाव नहीं लड़ रहा है, कि लोगों को डराने का, भयभीत करने का काम कर रहा है, समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, देशद्रोहियों से पैसा ये लेता है, आतंकवादियों से पैसा ये लेता है, और हिंदू मुस्लिम फसाद ये करवाता है। तो ये आदमी नहीं है, ये आदमी के भेष में छुपा हुआ वो शख्स है जो पूरे समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल किस हद तक नीचे गिरकर बात कर सकते हैं, ये उनका चरित्र दिखाता है। जिस हरियाणा सरकार पर या जिस हरियाणा पर ये आप दोष लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भूल जाते हैं कि आप उसी हरियाणा की धरती पर पैदा हुए हो, उसी धरती ने आपको जन्म दिया है, उसी धरती का नमक खा के आप पैदा हुए हो, बड़े हुए हो, तो आज उसी धरती के साथ नमक हरामी करने पर उतरे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने कहा कि मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं और ओडिशा की इसमें एक बड़ी भूमिका है। अब भारत की इकोनॉमी के विस्तार के दो बड़े पिलर हैं। एक हमारा इनोवेटिव सर्विस सेक्टर और दूसरा भारत के क्वालिटी प्रोडक्ट्स। देश की तेज प्रगति सिर्फ रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर संभव नहीं है, इसलिए हम पूरे इकोसिस्टम को बदल रहे हैं, नए विजन के साथ काम कर रहे हैं। यहां से मिनरल निकले और फिर एक्सपोर्ट होकर के दुनिया के किसी देश में पहुंचे, वहां पर वैल्यू एडिशन हो, कोई नया प्रोडक्ट बने और फिर वो प्रोडक्ट भारत में वापस आए। ये ट्रेंड मोदी को मंजूर नहीं है। इस ट्रेंड को अब भारत बदल रहा है। यहां के समंदर से सी फूड निकले और फिर दुनिया के किसी दूसरे देश में वो प्रोसेस होकर बाजारों में पहुंचे। ये ट्रेंड भी भारत बदल रहा है। ओडिशा में जो रिसोर्सेज हैं, उससे जुड़ी इंडस्ट्रीज भी यहीं लगे। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। आज का ये उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव भी इसी विजन को साकार करने का एक माध्यम। जनवरी महीने में यानी 2025 के प्रारंभ में ही ओडिशा का ये मेरा दूसरा दौरा है। कुछ दिन पहले ही मैं यहां प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन का हिस्सा बना था। अब आज यहां उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव में आपके बीच आया हूं। मुझे बताया गया है कि ये ओडिशा में अब तक की सबसे बड़ी बिजनेस समिट है। पहले के मुकाबले 5-6 गुना ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं ओडिशा के लोगों को, ओडिशा सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
आप सभी का इस आयोजन में अभिनंदन करता हूं। इस आयोजन में अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं और ओडिशा की इसमें एक बड़ी भूमिका है। इतिहास साक्षी है, जब ग्लोबल ग्रोथ में भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी थी, तब पूर्वी भारत का अहम योगदान था। पूर्वी भारत में देश के बड़े इंडस्ट्रियल हब थे, पोर्ट्स थे, ट्रेड हब थे। ओडिशा की इसमें बड़ी हिस्सेदारी भी थी। ओडिशा साउथ ईस्ट एशिया में होने वाले ट्रेड का प्रमुख सेंटर हुआ करता था। यहां के प्राचीन पोर्ट्स एक प्रकार से भारत के गेटवे हुआ करते थे। आज भी ओडिशा में हर वर्ष बाली यात्रा मनाई जाती है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों के बीच मेरा आप सभी से कुछ आग्रह भी है। आप तेजी से बदलती दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों को देख रहे हैं। भारत बिखरी हुई सप्लाई चेन और इंपोर्ट आधारित सप्लाई चेन पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। हमें भारत में ही एक ऐसी सशक्त सप्लाई और वैल्यू चेन बनानी है जिस पर वैश्विक उतार चढ़ाव का कम से कम असर पड़े। ये सरकार के साथ साथ इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, उससे जुड़े एमएसएमईज को। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी शाह पर उन्होंने कहा कि सैनी शाह, पानी पर राजनीति मत करो, हमें डराने की कोशिश मत करो, आप केस कर देंगे, मैं दिल्ली के लोगों को मरने नहीं दूंगा। पानी के मुद्दे पे आतिशी जी ने आज एक और चिट्ठी लिखी है। कल सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होके आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। तो आज 4 बजे भगवंत मान जी को और आतिशी जी को चुनाव आयोग ने मिलने का टाइम दिया है। वो दोनों मिलने के लिए इस मुद्दे पे जाएंगे। ये तो सीईओ जल बोर्ड ने कल लिख के चिट्ठी में लिखा ही है कि अमोनिया ज्यादा आ रहा है। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस। लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। हमें केस से डराने की कोशिश मत करो सैनी साहब। अपनी पार्टी को समझाओ कि ये गंदी, साफ पानी छोड़ो, पानी पिलाने का पुण्य होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।